ज्योग्राफी मेजर पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका इससे आपका भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व का वर्णन करना है। देखिए, भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन किस तरीके से करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। भूगोल में पर्यावरण अध्ययन का महत्व सबसे पहले भूमिका यानी परिचय, इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना देख लेते हैं। भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी की सतह, वहां की चीजों और मनुष्य के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। ओवरऑल यहाँ पर भूगोल के बारे में बताया गया कि भूगोल क्या है, प्रकृति और मनुष्यों के द्वारा जो भी संबंध है, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों का आपसी संबंध जो मनुष्य के साथ होता है, उसी का ही अध्ययन भूगोल है। इसमें हम यह समझते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियां कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है। और हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि जो भी प्रकृति की चीजें हैं और मनुष्यों के लिए जो सारी चीजें हैं और मनुष्य जो भी यहाँ पर काम करते हैं, जो भी गतिविधियां करती है, गतिविधियां कहने का मतलब है जीना, कुछ भी काम करना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी गतिविधियां प्रकृति के साथ एक दूसरे से कैसे प्रभावित करती है। इन गतिविधियों को समझने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन बहुत जरूरी होता है। और इन गतिविधियों को जानने के लिए, समझने के लिए कि मनुष्य और पर्यावरण का क्या संबंध है, अपनी गतिविधियों से किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है एक मनुष्य, इन सभी चीजों को जानने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद समझते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन का मतलब है हमारे चारों ओर के प्राकृतिक तत्व। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर के सभी चीजों को, कोई भी चीज अगर दिखाई दे अगर भौतिक रूप में, वो सभी चीजों को पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, पौधे, पशु आदि। और मानवीय गतिविधियां जैसे कि खेती करना, यानी मानवीय गतिविधि कहने का मतलब है मानव जो काम करता है, खेती करना, उद्योग या फिर शहरीकरण, ये सारी मानवीय गतिविधि है। इसके अलावा बहुत सारी गतिविधि है। तो इन सभी के बीचों में जो संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसी को ही पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। अगर एक लाइन में अगर आपको आंसर बोलना है, पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, मनुष्य की गतिविधियां, उसका जो क्रियाकलाप, कामकाज और पर्यावरण दोनों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन किया जाता है। चलिए, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरह से मानव के द्वारा किए गए कार्य पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का बदलाव कैसे हमारे जीवन में बदलता है। तो ये तो हो गया आपका पर्यावरणीय अध्ययन। अब समझते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी पर्यावरणीय अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि पर्यावरण को बचा सके। तो उसी तरीके से भूगोल पर्यावरण को बचाने में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, यही चीज हमको यहाँ पर जानना है। हालांकि देखने में आपको सब अलग अलग लगेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में इस सभी चीजों को रियलाइज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी भूगोल हमें यह सिखाता है कि पृथ्वी के संसाधन जैसे कि पानी, जंगल, खनिज, मिट्टी, ये सारे क्या है, सीमित मात्रा में है, असीमित नहीं है। अगर खत्म हो गए तो दोबारा आप इसे नहीं बना सकते हो जल्दी। अगर हम इनका सही उपयोग नहीं करेंगे तो यह खत्म हो सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन हमें इनके सही उपयोग और संरक्षण के उपाय बताते हैं। और जैसे ही हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो इसका सही उपयोग और संरक्षण हमें जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर की अगर बात करें, प्रदूषण को समझना और रोकना, यानी वायु, जल और भूमि प्रदूषण की जानकारी भूगोल और पर्यावरणीय अध्ययन से मिलती है। वायु कितना प्रदूषण है, जल कितना प्रदूषण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, भूमि प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, आखिर इन सभी चीजों को प्रदूषण करने में कौन सी चीजें ज्यादा भूमिका निभा रही है, इन सभी का अध्ययन हमें पर्यावरणीय अध्ययन से ही मिलती है। यह जानकारी जरूरी है कि किस क्षेत्र में कौन सा प्रदूषण ज्यादा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। आप लोग जानते होंगे पूरे भारतवर्ष में दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है, दिल्ली में खास करके। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है, और जनसंख्या अगर कम भी है अलग स्टेट के मुकाबले, तो वहां पर बहुत ज्यादा शहरीकरण है और वहां पर जो गाड़ियां हैं खास करके वो बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण से गाड़ी हो गई, फैक्ट्री हो गया, इस कारण से वहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा है। समझ में आया? तो वायु प्रदूषण को समझने और रोकने में भी पर्यावरण अध्ययन मदद करती है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं को समझना, तो भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि, ये जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, इसको भी समझने में भूगोल क्या है और पर्यावरण अध्ययन जो है वो दोनों क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसमें हम समय रहते तैयारी कर सकते हैं और जान माल की हानि को भी कम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या आपका, जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज होता है। अचानक ठंड होता है, अचानक बरसात हो जाती है, अचानक 2-3 महीने के बाद फिर गर्मी। तो इस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसको समझने में भी या इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझते हो, यानी टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी जो बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका CO2 गैस है, ये बहुत ही तेजी से पृथ्वी पर फैल रहा है। इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये क्या करता है, ये गर्मी को अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण से धरती पर गर्मी बढ़ते जा रही है, क्योंकि इसकी भी जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी मात्रा CO2 की। तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है आज पूरी दुनिया। पर्यावरणीय अध्ययन से हम जान सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे और इसे कैसे रोका जा सकता है, और ये सारी चीजों का निपटारा कैसे किया जाए। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये क्यों बढ़ रहा है, इसका हमें जानकारी कहां से मिलता है, पर्यावरणीय अध्ययन से हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अस्थायी विकास। अस्थायी विकास कहने का मतलब है जो चीजें हमें सीमित मात्रा में मिली है प्रकृति से, उस सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखे। इसलिए यहां पर बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय अध्ययन भूगोल को यह सिखाता है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिले। इसे हम संतुलित विकास कहते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी पर्यावरणीय अध्ययन से ही मिलता है। और भूगोल को यह बताता है कि जो भी पृथ्वी पर चीजें हैं, जो खास करके संसाधन है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए बचाकर रखना चाहिए। 6 नंबर का पॉइंट की अगर बात करें, मानव और प्रकृति के संबंध को समझना।
मनुष्य और नेचर यानी प्रकृति, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको भी समझा जा सकता है पर्यावरणीय अध्ययन के द्वारा। यानी भूगोल में यह बहुत ही जरूरी है कि हम मानव और प्रकृति के बीच के गहरे संबंध को समझे। जो भी मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरणीय अध्ययन इस संबंध को स्पष्ट करता है, यानी बताता है कि किस तरीके से संबंध स्थापित करता है एक मनुष्य और प्रकृति, और सिखाता है कि यदि हम प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे, मनुष्य अगर नेचर का, प्रकृति का ख्याल नहीं रखेगा तो वह भी हमें नुकसान पहुंचाएगी और नुकसान पहुंचाती है। अभी जंगल जो कट रहे हैं जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अचानक बहुत तेज वर्षा हो रही है या फिर वर्षा ही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचाती है। फसल नहीं होता टाइम पर या फसल खराब हो जाती है। ये सारा कुछ जो बदलाव हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। 7 नंबर अगर बात करें, शहरी और ग्रामीण विकास की योजना बनाना, यानी भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के जरिए सरकारें यह तय करती है कि किस क्षेत्र में शहर बसाना है, कहां सड़क बनानी है, किस जगह खेती की जा सकती है। इससे विकास भी होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। ये सारी चीजें पर्यावरणीय अध्ययन के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है कि भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व है। यह हमें पृथ्वी, प्रकृति और मानव के आपसी संबंध को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, यानी जो भी नेचर है, आसपास जो भी प्रकृति है, उन सभी चीजों को बचा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम आज पर्यावरण को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी एक सुरक्षित और सुंदर धरती पर जी पाएगी। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे हालात जो भी है उससे भी बद से बदतर उनकी हालात हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करिए। देखिए, सुदूर संवेदन का मतलब होता है एक ऐसा टेक्निकल चीज जिसमें क्या होता है, पृथ्वी मतलब एक सेंसर टेक्निक होता है। सेंसर यानी इसमें क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें जहां पर भी हो रही है उसका डिटेक्ट करके आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। देखिए समझिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सुदूर संवेदन का मतलब क्या होता है, बिना सीधे संपर्क में आए किसी वस्तु या क्षेत्र की जानकारी लेना। जैसे सैटेलाइट का क्या काम होता है, ये पृथ्वी में किसी तरीके से कुछ संपर्क में आता है, टच करता नहीं, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी में जिस इलाके में जहां कुछ भी होती है उन सभी चीजों को बिना संपर्क में आए यहाँ का इंफॉर्मेशन, सारा आंकड़ा, डेटा क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है। मौसम की जानकारी हमें कैसे मिलती है, सुदूर संवेदन के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है, सैटेलाइट के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। जैसे कि हम उपग्रह यानी सैटेलाइट या फिर ड्रोन या फिर हवाई जहाज से पृथ्वी की तस्वीरें खींचकर यह पता लगाते हैं कि वहां क्या हो रहा है, और इसे ही सुदूर संवेदन कहते हैं। यानी ऊपर में बिना पृथ्वी के संपर्क में आए, चाहे किसी भी चीज से, चाहे वो उपग्रह हो यानी सैटेलाइट, ड्रोन या फिर हवाई जहाज, बिना संपर्क में आए उसकी फोटो खींचकर या फिर कैमरा करके, वीडियो करके अगर वहां की जानकारी हम पता लगाते हैं तो उसे ही सुदूर संवेदन कहते हैं। इससे सेंसर और कैमरे की मदद से जानकारी इकट्ठा की जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि कैमरे या फिर जो सेंसर होता है उससे क्या होता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है। सुदूर संवेदन कैसे काम करता है वो समझिए। उपग्रह या हवाई जहाज पृथ्वी की सतह की फोटो या फिर डेटा लेते हैं और उस फोटो के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है। ये डेटा कंप्यूटर पर फिर भेजा जाता है और फिर वैज्ञानिक या फिर भूगोलवेत्ता इन डेटा यानी आंकड़ाओं को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे खेतों की हालात या फिर जंगल का क्षेत्र, किस तरीके से कहां पर कौन से जंगल, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो अचानक कैसे पता चलता है। मान के चलिए एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर 100 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं रह रहा है, तो उस जंगल में आग लग गई अचानक, तो इसकी जानकारी कैसे पता चलती है लोगों को, सरकार को? तो इसी के द्वारा यानी सुदूर संवेदन प्रक्रिया के द्वारा ही पता चलता है। कैमरे के द्वारा पता चलता है, सेंसर के द्वारा या उपग्रह के द्वारा पता चलता है, फिर वहां पर सारी सुविधाएं भेजी जाती है। तो इन डेटा को पढ़कर जानकारी प्राप्त करती है, जैसे कि खेतों की हालत कैसी है, जंगल का क्षेत्र किस तरीके से है, पानी की स्थिति कैसी है, और मौसम की भी जानकारी इसके द्वारा पता की जाती है। शहर का फैलाव, इन सभी चीजों की जानकारी मिलती है और पता करते हैं वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता। अब यहां पर समझते हैं आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन का उपयोग। आंकड़ा के संग्रह में यानी जो भी सूचना जमा करती है तो उसमें सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कृषि में इसका उपयोग होता है। खेती में कौन सी फसल उगाई जा रही है, फसल कितनी अच्छी या खराब है, कहां सूखा पड़ा है, कहां ज्यादा बारिश हुई है, इन सब की जानकारी सुदूर संवेदन से मिलती है, जिससे सरकार और किसान सही फैसले ले पाती है। कृषि क्षेत्र में, जैसे कि कृषि क्षेत्र में अगर आप लोग देखते होंगे जो भी खबरें आपको बताई जाती है कि हाँ इस क्षेत्र में भारी बारिश होगी, बताई जाती है ना, इस क्षेत्र में हल्की बारिश होगी और वज्रपात होगा। वज्रपात कहने का मतलब जो गरज और मलक होता है, बिजली चमकती है वो चीज, या फिर कहीं पर धूप हल्की फुल्की रहेगी, तो ये सबकी जानकारी इसी के द्वारा ही मिलता है, यानी कृषि में उपयोग होती है इसका। इसके अलावा वन यानी जंगल क्षेत्र की निगरानी भी की जाती है, जैसे कि जंगलों की कटाई कहाँ हो रही है, कितनी हरियाली बची हुई है, वन जीवों का इलाका कितना सुरक्षित है, जो भी जंगल में रहने वाले जीव है उनका इलाका कितना सुरक्षित है, इन सभी सवालों का जवाब उपग्रह चित्रों से ही मिलता है। तीसरे नंबर की अगर बात करें, जल स्रोतों की स्थिति के बारे में पता किया जाता है। कहने का मतलब है जल स्रोत पृथ्वी के अंदर वाला जल स्रोत नहीं, जैसे कि नदी, तालाब और जो झील वाला जो भूमिगत जल स्रोत है उसके बारे में पता ये लोग करते हैं। ठीक है, यानी कहां पर ये सारे जल स्रोत है, क्या जल स्तर घट रहा है, यानी कहीं पर नदी तालाबें, मान के चलिए एक साल पहले जिस जगह पर देखा गया कि यहाँ पर 10 तालाबें हैं और 5 झीलें हैं, और एक साल बाद जब देखा जा रहा है पता चल रहा है उसमें से सिर्फ 8 ही तालाबें मौजूद है, बाकी सूख गए हैं। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी पता करते रहते हैं। क्या जल स्तर घट रहा है या फिर बाढ़ की स्थिति कहां पर हो रही है, इसके बारे में भी पता किया जाता है। सुदूर संवेदन से ये सब जानकारी पानी की सही योजना बनाई जा सकती है। यानी सुदूर संवेदन से यह जो जानकारी मिलती है इससे क्या होता है कि पानी की सही योजना बनाई जा सकती है कि कहां पर पानी कमी है या फिर ज्यादा है, इसकी योजना बनाकर वहां पर जल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, शहरी योजना और जनसंख्या फैलाव, कौन से इलाके में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, शहर कितना फैला हुआ है, नई सड़कें कहां पर बनाना जरूरी है,
आप लोग देखते होंगे कि आपके इलाके में अचानक सड़क बनना स्टार्ट हो गया, तो इसकी जानकारी कैसे मिलती है? सरकार को इसी सैटेलाइट के द्वारा और इसी उपग्रहों के द्वारा जानकारी मिलती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो वाकई में ट्रैवलिंग चीजों को भी हमें विस्तार करना होगा, इसीलिए सड़कें बनाई जाती है। नई सड़कें, कॉलोनियां या फिर उद्योग कहां पर बन रहे हैं, इसकी भी जानकारी ये लोग पता करते हैं। शहरी योजनाएं बनाने में यह डेटा बहुत काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें 5 नंबर, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। जो भी प्राकृतिक आपदा है हमें तुरंत पता चल जाती है। इसका रीजन क्या है? या फिर एक दिन पहले में जानकारी मिल जाती है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ गया, उस क्षेत्र में चक्रवात आ गई, और उस क्षेत्र के लोगों को भी चेतावनी दी जाती है कि आप लोग यहाँ पर इस क्षेत्र को खाली कर दे, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती है। तो भूकंप, बाढ़, सूखा या चक्रवात से किस क्षेत्र को नुकसान हुआ या फिर होने वाला है, इसकी जानकारी पता की जाती है। कितने क्षेत्र प्रभावित हुए हैं या फिर राहत कहां पहुंचानी है, सुदूर संवेदन से यह सब जल्दी और सटीक पता चलता है। आप लोग देखते होंगे चक्रवात जब उठता है तो न्यूज वगैरह में अगर कोई देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, सैटेलाइट वाला एक पिक्चर दिखाता है, इस टाइप से फैलते रहता है इस टाइप से। तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने देखा है न्यूज वाली वीडियो में, तो वहां पर दिखता है अचानक ब्लिंकिंग करता है, इस टाइप से फैलते रहता है। तो उससे पता चलता है कि इस एरिया में बहुत ही तेज हवाएं चल रही है, चक्रवात उठ रही है, यानी सुनामी आ रहा है। तो वो सारी जानकारी सैटेलाइट के द्वारा ही पता चलता है। 6 नंबर की बात करें, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय निगरानी, यानी जलवायु कहां पर परिवर्तन होने वाला है और पर्यावरण में निगरानी जो रखी जाती है कि कहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जा रहा है या फिर कैसी है, ये सारी जानकारी इससे पता चलती है। तापमान में बदलाव, ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लेशियर कहने का मतलब है जो बर्फ है। हमारी पृथ्वी में जो 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा जो धरती है, इसमें 3 हिस्से पानी में, कुछ हिस्सों में बर्फ भी है जो 3-3 किलोमीटर ऊंचाई तक बर्फ है, उसे ग्लेशियर बोला जाता है। अगर वह ग्लेशियर पिघल जाएगा पूरे तरीके से तो समझिए जो एक हिस्सा जो धरती है वो भी डूब जाएगा। तो उसकी भी निगरानी की जाती है कि ग्लेशियर का पिघलना किस तरीके से वो पिघल रहा है या फिर नहीं पिघल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर पूरे धरती की अगर बढ़ेगी तो वाकई में ये ग्लेशियर भी पिघलेगा। और प्रदूषण का जो स्तर है इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। यह सब सुदूर संवेदन की मदद से जाना जाता है। ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है कि सुदूर संवेदन एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है जो भूगोल, पर्यावरण, कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी योजनाओं आदि क्षेत्रों में आंकड़ों यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। यह तकनीक बिना जमीन पर जाए हमें धरती की सटीक जानकारी देती है, जिससे योजनाएं बनाना आसान और प्रभावी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल वे में था और आसान भाषा में था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल के विकास में विडाल डी ला ब्लाचे। हालांकि यहाँ पर ये प्रिंट चा है, लेकिन कई कई जगह पर यहाँ पर तालबसा होती है यानी ब्लाश। तो आप देख लीजिएगा किसी बुक में क्या लिखा हुआ है। जो भी बुक होगा, आप लाइब्रेरी से अगर बुक लिए होंगे तो उस बुक में अगर शाह होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, बुक में, इंटरनेट में नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भूगोल के विकास में ये जो विद्वान है भूगोलवेत्ता यानी विडाल डी ला ब्लाचे, तो इसका क्या योगदान है, इस पर आपको चर्चा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि आपका विडाल डी ला ब्लाचे एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यानी भूगोल को इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से और एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके विचारों ने भूगोल को सिर्फ नक्शे बनाने या फिर जगहों के नाम याद करने से बहुत आगे से लेकर इसे इंसान और प्रकृति के रिश्ते को समझने का विज्ञान बनाया है। कहने का मतलब है इन्होंने सिर्फ भूगोल के नक्शे या फिर जगहों के बारे में जानकारी ही नहीं दी, इसके अलावा उन्होंने इंसान और प्रकृति के बीच में जो रिश्ता है, संबंध है, इसके बारे में उन्होंने विज्ञान को बताया है। आइए उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं, इन्होंने क्या क्या चीजों में योगदान दिया है। सबसे पहले अगर देखिए तो पॉसिबिलिज्म यानी संभाववाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। विडाल ने भूगोल में एक नया विचार दिया जिसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं यानी संभाववाद कहते हैं। उस समय कुछ लोग मानते थे कि प्रकृति जैसे कि मौसम, नदियां, पहाड़ इंसान के जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। यानी उस समय क्या था, जिस समय इन्होंने ये चीज सिद्धांत दे रहे थे, उस समय लोगों का मानना था जो नेचर है वो इंसानों के जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे कि मौसम, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें। इसे नियतिवाद कहा जाता है, यानी प्रकृति के अनुसार ढलना, उसे नियतिवाद कहा जाता था। लेकिन विडाल डा ने कहा कि ऐसा नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। प्रकृति इंसान को कई रास्ते या संभावनाएं देती है और इंसान अपनी समझ, संस्कृति और तकनीक का इस्तेमाल करके इनमें से कोई एक रास्ता चुनता है। यानी प्रकृति क्या होता है कि इंसान को अपने अंडर में कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि प्रकृति बहुत सारे रास्ते देते हैं इंसान को और उन रास्तों को अपनाता है इंसान। समझ में आया ना? ये मानना था किनके द्वारा? विडाल के द्वारा, और उन्हीं का ये सिद्धांत था। इसके बाद अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह पर बहुत बारिश होती है तो वहां के लोग खेती कर सकते हैं। यानी प्रकृति बारिश की तो प्रकृति एक रास्ता दिया लोगों को कि आप वहां पर खेती कीजिए और फिर वहां पर आप मछली पाल सकते हैं या फिर बारिश से बचने के लिए खास तरह के घर बना सकते हैं। ये प्रकृति के द्वारा ही ना हमें सारी चीजें मिली। प्रकृति हमें रास्ता दिखाती है, यानी प्रकृति इंसान को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे विकल्प देती है। विडाल का यह विचार बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि इसने इंसान की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को भूगोल में जगह दी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, संभववाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर की बात करें, इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ते का अध्ययन इन्होंने किस तरीके से किया और इनका क्या योगदान था इसके अध्ययन में। विडाल ने कहा कि भूगोल का असली काम इंसान और उसके पर्यावरण यानी प्रकृति के बीच के रिश्ते को समझना है। उन्होंने बताया कि प्रकृति इंसान के जीवन को प्रभावित करती है, यानी जो नेचर है वो इंसान के जीवन को प्रभावित करती है और इंसान भी प्रकृति को बदलता है और इंसान भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है प्रकृति को। उदाहरण के लिए लोग नदियों के किनारे बस्तियां बसाते हैं क्योंकि वह पानी और उपजाऊ जमीन
उनको मिलती है, इसलिए वह नदियों के किनारे बसते हैं। लेकिन साथ ही लोग नदियों पर बांध बनाकर या जंगल काटकर प्रकृति को ही पूरी तरीके से बदल देते हैं। जंगल काट देते हैं तो नेचर बदल जाता है पूरी तरीके से। या फिर आप नदियों में जो नदी जो होती है जिसमें बांध बनाकर जो बिजली उत्पादन किया जाता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रकृति तो इफेक्ट करता ही है इंसान को, इंसान भी प्रकृति को प्रभावित करता है, यानी बदल ही देता है पूरी तरीके से। विडाल ने इस रिश्ते को समझने के लिए फ्रांस के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया कि एक ही देश में अलग अलग जलवायु, मिट्टी और भू आकृति यानी जमीन की जो आकृति है उसके कारण लोग अलग अलग तरह से रहते हैं। यानी अलग अलग एक ही जगह के एक ही देश में अलग अलग जलवायु है। जैसे कहीं पर ठंडा ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, तो कहीं की मिट्टी जो है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं की मिट्टी समतल है, कहीं की मिट्टी बहुत ही पथरीली है, कहीं की जो भूमि की जो आकृति है वो पहाड़ी इलाका है, कहीं पर समतल इलाका है। तो इस तरीके से अलग अलग जो पृथ्वी की जो बनावट है उसकी जलवायु है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। जैसे फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में लोग पशुपालन करते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में लोग क्या करते हैं, खेती ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे अगर बात करें नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय भूगोल पर जोर, तो विडाल ने क्षेत्रीय भूगोल को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि हर क्षेत्र की अपनी खासियत होती है जो वहां की प्रकृति, जलवायु और लोगों की जीवन शैली से बनती है। उन्होंने फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि पेरिस के आसपास के मैदान, दक्षिणी फ्रांस के तटीय इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन इन्होंने किया। यानी क्षेत्रीय जो क्षेत्र है, यानी क्षेत्रीय जो इलाका, इन्होंने उसका भी फ्रांस में बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी ली। और आसपास के जो भी मैदान या दक्षिणी फ्रांस के तटीय इलाके और पहाड़ी क्षेत्र है उसको गहराई से इन्होंने अध्ययन किया। और इनकी जो मशहूर किताब है इसे आप पढ़ लीजिएगा खुद, ठीक है। और इस किताब का पिक्चर भी दिख रहा होगा। तो इसका जो मशहूर किताब है, इस किताब ने उन्होंने फ्रांस के हर क्षेत्र की खासियत को विस्तार से बताया। जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्र है ना, कहीं पर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र गंगा का जो क्षेत्र है, कहीं पर हिमालय वाला क्षेत्र है, तो कहीं पर इधर श्रीलंका तरफ आप चल जाइए वो समुद्री इलाका। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र है भारत में भी, तो भारत में भी अलग अलग क्षेत्र का अध्ययन किया गया होगा। उसी तरीके से फ्रांस में भी इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अपने इस किताब में उन्होंने लिखा था। और साथ ही साथ उन्होंने दिखाया कि हर क्षेत्र का अपना अनोखा चरित्र होता है जो प्रकृति और इंसान की गतिविधियों के मेल से बनता है। इस विचार ने भूगोल को और रोचक और उपयोगी बनाया। चलिए, ये तो हो गया क्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या योगदान दिया था। इसके बाद 4th नंबर की अगर बात करें, भूगोल को वैज्ञानिक रूप देना। यानी उस समय भूगोल को अक्सर सिर्फ जगहों के नाम और नक्शे बनाने का विषय माना जाता था। यानी उस समय क्या था कि भूगोल को सिर्फ जगहों के बारे में जानकारी देना और नक्शे बनाना, ठीक है, उन जगहों की नक्शे बनाना, इन्हीं के बारे में ज्यादा अहमियत दी जाती थी। लेकिन विडाल ने इसे एक वैज्ञानिक विषय बनाया। उन्होंने कहा कि भूगोल में सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना काफी नहीं है, हमें यह समझना होगा कि लोग प्रकृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। यानी लोग और प्रकृति, यानी मनुष्य और जो नेचर है वो एक दूसरे को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, इसको भी समझना जरूरी है। ना कि सिर्फ धरती पर जो भी आंकड़े हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका डाटा कलेक्ट करना है। उन्होंने अपने लेखों, किताबों और शिक्षण के जरिए भूगोल को व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक बनाया। उनकी किताबों और लेख आज भी भूगोल के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भूगोल को स्कूलों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया। इनकी किताब में जिस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटियों, स्कूल और कॉलेजों में भी कहीं ना कहीं पढ़ाने का एक बहुत बड़ा आधार बना। इसके बाद 5th नंबर की अगर बात करें, फ्रांसीसी भूगोल स्कूल की स्थापना, इसमें भी इनका योगदान था। यानी विडाल ने फ्रांस में भूगोल के अध्ययन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्होंने पेरिस में एक मजबूत भूगोल स्कूल की बुनियाद रखी। यानी पेरिस में एक भूगोल के क्षेत्र में स्कूल भी खुली जहां उनके शिष्यों ने उनके विचारों को और आगे बढ़ाया और इनके जो भी स्टूडेंट होंगे तो इनके विचारों को और आगे लेकर गए। उनके इस स्कूल ने भूगोल को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में मदद की। उनके शिष्यों ने क्षेत्रीय भूगोल और मानव प्रकृति संबंधों पर और काम किया। यानी जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन किया और मानव और प्रकृति के बीच में संबंध के अध्ययन को इन्होंने आगे बढ़ाया, उसी तरीके से इनके जो शिष्य थे, इनके जो चेले थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इन दोनों टॉपिक को और विस्तार किया, जिससे भूगोल एक गंभीर और सम्मानित विषय बन गया आज के टाइम में। इसके बाद 6वें नंबर की अगर बात करें, प्रकृति और संस्कृति का मेल। यानी विडाल ने यह भी बताया कि किसी क्षेत्र की खासियत सिर्फ प्रकृति से नहीं बल्कि वहां की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से भी बनती है। उदाहरण के लिए फ्रांस के एक गांव में लोग शराब बनाने के लिए अंगूर की खेती करते हैं क्योंकि वहां की मिट्टी और जलवायु इसके लिए सही है। लेकिन यह खेती वहां की संस्कृति और पुरानी परंपराओं का भी हिस्सा है। यानी कहने का मतलब है जो प्रकृति है और जो संस्कृति, ये दोनों का भी मेल बनता है, जिसके द्वारा भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए 2 गांव एक ही तरह की जलवायु में है। एक गांव में लोग चावल की खेती करते हैं क्योंकि उनकी परंपरा और तकनीक यानी उनकी सुविधा चावल की खेती करने के लिए ही सही है, और दूसरे गांव में लोग मछली पालन करते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति में मछली खाना ज्यादा आम है। जैसे कि भारत की अगर बात कर ले तो उत्तरी क्षेत्र में जहां पर लोग चावल ज्यादा खेती करते हैं और यहाँ पर लोग चावल ही खाते हैं। लेकिन वही अगर दक्षिणी भारत में अगर आप चल जाइएगा समुद्री इलाके में, तो वहां पर क्या है कि लोग मछली का पालन भी ज्यादा करते हैं, वही उनका बिजनेस है, उनका गुजारा है, वही वो लोग खाते हैं, तो उसकी संस्कृति ही है और उनकी परंपरा वही है। तो वही चीज यहाँ पर विडाल बताते हैं। विडाल कहते थे कि यह अंतर प्रकृति के साथ साथ इंसान की पसंद और संस्कृति से आता है। और नेचर के साथ साथ तो सारा कुछ बदलता ही है, लोगों का रहन सहन, खान पान, लेकिन इसके साथ साथ इंसान की पसंद और संस्कृति से भी सारा कुछ बदलाव होता है। इसके बाद निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखना है कि विडाल डी ला ब्लाचे ने भूगोल को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके संभववाद ने इंसान की रचनात्मकता को महत्व दिया। क्षेत्रीय भूगोल ने हर जगह की खासियत को सामने लाया और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भूगोल को एक गंभीर विषय बनाया। उनकी किताब, जैसे कि ये किताब है, ठीक है, इस किताब और उनके विचार आज भी भूगोल के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह सिखाया कि भूगोल सिर्फ नक्शे या तथ्य नहीं है, बल्कि इंसान और नेचर के बीच के संबंध की एक कड़ी, एक कहानी है। उनके योगदान के कारण
यह दिखता है कि इंसान पर्यावरण से लेता भी है और उसे बचाने की भी कोशिश करता है। हालांकि ये लिखी गई है किताबों में, अच्छा लगता है। मेन रीजन अगर आप देखिएगा तो लोग सिर्फ प्रकृति से लेते हैं, उसको बचाते नहीं है। अधिकतर यही चीज देखने को मिला है। तो आपको आंसर लिखना है तो दोनों का तालमेल में आपको लिख देना होगा कि प्रकृति से अगर हम कुछ लेते हैं तो पेड़ लगाते हैं, जिससे आपस में तालमेल बनता है। चलिए इसके बाद फोर्थ नंबर, आधुनिक समय में चुनौतियां क्या है। तो आज के समय में मानव और पर्यावरण का रिश्ता और जटिल हो गया है। यानी अभी के टाइम में पर्यावरण या प्रकृति बोला जाए और मनुष्य, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया है। इंसान ने तकनीक और उद्योग के जरिए प्रकृति को बहुत तेजी से बदला है, जिससे कुछ बुरे नतीजे सामने आए हैं। बहुत सारे सामने आए हैं, जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, यानी कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाली गैसों की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। इससे बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। ये सारे मनुष्यों के ही कारण हो रहा है। जैव विविधता का नुकसान, यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इंसान से लेकर एक छोटे कीड़े तक अलग अलग प्रकार की प्रजाति वाले जीव पाए जाते हैं। तो जैव विविधता उसी को ही बोला जाता है जिसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम इंसान सोचते हैं कि हम ही यहाँ पर पृथ्वी पर रहेंगे, जंगल को काट देंगे तो वहां के जो जीव है वो कहाँ जाएंगे। तो जैव विविधता का नुकसान हुआ ना। उसी तरीके से जंगल काटने और प्रदूषण की वजह से कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही है। इसके बाद अगर बात करें पानी की कमी, कई जगहों पर लोग ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे नदियां और झीलें सूख रही है। समझ में आया। तो ये हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया कि आज के समय में क्या चुनौतियां है वर्तमान समय में मनुष्य और नेचर के बीच में। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, पर्यावरण के साथ बेहतर रिश्ता कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले टिकाऊ विकास। अब इसका क्या मतलब है, हमें ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना। तो अगर इन सभी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, अभी जिस चीजों से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं वो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बचेगा ना, तो ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा पेड़ लगाना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, पृथ्वी की जो टेम्परेचर बढ़ रही है, तो इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका अगर आपको निभाना है सारी चीजों को कम करने के लिए, तो पेड़ लगाना होगा। जंगल काटने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हवा साफ रहे और मिट्टी बची रहे। इसके अलावा प्रदूषण को कम करना चाहिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि हर कोई सोचता है कि हम साइकिल नहीं चलाएंगे। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो शहरों में क्या होता है कि लोग सोच रहे हैं बाइक से चलेंगे। वर्तमान टाइम की सोच की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर जो बाइक है उसको बैन कर दिया जाता है और साइकिलें वहां पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से नियम और कानून बनाई गई है, ताकि लोग वहां पर ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और साइकिल चलाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम गाड़ियों और जो भी प्रदूषण फैलाने वाली चीजें हैं उसको छोड़कर साइकिल वगैरह चीजों में अगर इस्तेमाल करें, या इसके अलावा गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को अगर कम करने के लिए सख्त नियम अगर लगाए, तो इससे भी प्रदूषण कम हो सकता है। इसके अलावा जागरूकता, लोगों को पर्यावरण की जानकारी नहीं है। लोग समझते हैं कि ऑटोमेटिक सारा कुछ बदल रहा है, ईश्वर का ये काम है, लेकिन ये ईश्वर या ऊपर वाले का काम नहीं है। ये सारा मनुष्यों की ही गलती है, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो लोगों को पर्यावरण की अहमियत समझानी चाहिए, ताकि वे प्रकृति का सम्मान करें। ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है कि मानव और पर्यावरण का संबंध एक गहरा और जटिल रिश्ता है। पर्यावरण इंसान को रहने, खाने और जीने के लिए संसाधन देता है, और इंसान अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को क्या करता है, बदलता रहता है। लेकिन अगर यह बदलाव जरूरत से ज्यादा हो तो प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, जो अंत में इंसान के लिए ही हानिकारक है। इसलिए हमें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। अगर हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो वह हमारा भी ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नवीन काल में फ्रांस में भूगोल के विकास का वर्णन करना है। यानी नवीन काल में फ्रांस में भूगोल के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो नवीन काल, जिसे आधुनिक युग भी कहते हैं, यानी आज का युग, भूगोल के विकास के लिए फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान 19वीं और 20वीं सदी फ्रांस में भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित किया गया। यानी इस सदी में, 19वीं और 20वीं सदी में भूगोल के वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है फ्रांस में। इस विकास में विडाल डी ला ब्लाचे और उनके अनुयायियों का योगदान सबसे अहम था। आइए इसे आसान शब्दों में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भूगोल का वैज्ञानिक आधार, हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। नवीन काल में फ्रांस में जो भूगोल के क्षेत्र में विकास हुआ उसके बारे में। तो भूगोल का वैज्ञानिक आधार, यानी नवीन काल से पहले भूगोल को मुख्य रूप से नक्शे बनाने और जगहों के विवरण देने तक सीमित माना जाता था। यानी नवीन काल से पहले फ्रांस में लोग समझते थे कि भूगोल क्या है, तो किसी भी क्षेत्र का नक्शा बना लो या फिर उस क्षेत्र के जगहों का विवरण कर लो, बस इतना ही था। लेकिन फ्रांस में इस समय क्या था, यानी नवीन काल में भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा जाने लगा। और इसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी, विडाल डी ला ब्लाचे ने इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भूगोल सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को समझने का विज्ञान है। यानी इन्होंने क्या बताया, इंसान और नेचर जो है वो दोनों को समझने, उनके बीच में जो संबंध है उसको समझने का एक विज्ञान है भूगोल। चलिए इसके बाद उनके विचारों ने भूगोल को नया दृष्टिकोण दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने यह अध्ययन किया कि फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी जलवायु, मिट्टी और भू आकृति के हिसाब से कैसे अलग अलग तरीके से रहते हैं। उनकी किताब, यानी इनकी किताब के बारे में जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया था, इनकी किताब में फ्रांस के हर क्षेत्र की खासियतों के विस्तार के बारे में बताया गया है। यह किताब भूगोल के अध्ययन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। फ्रांस के क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी के लिए, वहाँ की जलवायु, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से मिट्टी है, भू आकृति कैसी है, तो ये भी एक विकास हुआ नवीन युग में। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिज्म। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश वाला है, आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पर संभववाद का विचार लिखिएगा, ठीक है। विडाल डी ला ब्लाचे ने संभववाद का सिद्धांत दिया, जो फ्रांस में भूगोल के विकास का एक बड़ा कदम था। भूगोल के क्षेत्र में जो इन्होंने ये संभववाद का सिद्धांत दिया, वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। उस समय कुछ भूगोलवेत्ता मानते थे कि
प्रकृति जैसे कि मौसम, नदियां, पहाड़ इंसान के जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। यानी जो प्रकृति वो इंसानों को कंट्रोल करता है, इसे नियतिवाद कहते हैं। लेकिन इस चीज को इन्होंने क्या किया, विरोध कर दिया और संभववाद का इन्होंने क्या किया, थ्योरी दिया। और लेकिन विडाल ने कहा कि प्रकृति इंसान को कई संभावनाएं देती है। यानी प्रकृति कंट्रोल नहीं करता है कि इंसान ऐसे ही जी सकता है, बल्कि प्रकृति रास्ता देता है, संभावनाएं देती है और इंसान अपनी बुद्धि, संस्कृति और तकनीक से उनमें क्या करता है, उनमें से एक रास्ता चुनता है। उदाहरण के लिए फ्रांस के दक्षिणी तटीय इलाकों में लोग अंगूर की खेती करते हैं क्योंकि वहां की जलवायु और मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। लेकिन उसी जलवायु में कोई दूसरा समुदाय मछली पालन या दूसरी फसलें उगा सकता है। तो इस तरीके से जब अलग अलग प्रकृति होती है, वातावरण होता है, तो उस वातावरण के द्वारा लोगों को अलग अलग तरीके से जीने का रास्ता मिलता है। इस विचार ने भूगोल को और गहरा और मानव केंद्रित बनाया। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें क्षेत्रीय भूगोल का विकास। नवीन काल में फ्रांस में क्षेत्रीय भूगोल को बहुत महत्व मिला। विडाल ने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी अनोखी खासियत होती है जो वहां की प्रकृति और लोगों की जीवन शैली से बनती है। उन्होंने फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पेरिस के आसपास के मैदान या फिर आल्प्स के पहाड़ और भूमध्य सागरीय तट का गहराई से अध्ययन किया। यानी ओवरऑल नवीन काल में क्या हुआ कि विडाल ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग खासियत है, कहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहां पर क्या खासियत है, और जो भी मैदानी क्षेत्र है या फिर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, तो किस तरीके से वहां की जो खासियत है उसके बारे में अध्ययन करके इन्होंने बताया। और उनके इस दृष्टिकोण ने भूगोल को और व्यवस्थित बनाया। उनके शिष्यों जैसे कि जीन ब्रूहेंस और लुशियन गैलोइस ने भी क्षेत्रीय भूगोल पर काम किया। यानी इनके बाद इनके जो शिष्य थे, ठीक है, यहाँ पर नाम मेंशन है, इनके शिष्य ने भी इन चीजों में कहीं ना कहीं और विस्तार किया इनके विचारों में, जैसे कि क्षेत्रीय भूगोल के बारे में इन्होंने आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए ब्रूहेंस ने मानव भूगोल पर कई किताबें लिखी जिनमें यह बताया गया कि लोग अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। फोर्थ नंबर की अगर बात करें, फ्रांसीसी भूगोल स्कूल की स्थापना। देखिए मिलता जुलता है। फ्रांस में अगर देखिए विडाल ने क्या योगदान दिया या नवीन काल में क्या विकास हुआ, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा तो मिलता जुलता है। तो दोनों आंसर आप अगर याद कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो विडाल डी ला ब्लाचे ने पेरिस में फ्रांसीसी भूगोल स्कूल की बुनियाद रखी। या स्कूल भूगोल के अध्ययन और शोध का एक बड़ा केंद्र बना, यानी भूगोल के क्षेत्र में एक रिसर्च सेंटर बना। उनके शिष्यों ने यानी उनके चेले उनके विचारों को और आगे बढ़ाया और इस स्कूल ने भूगोल को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया। इस स्कूल की खास बात थी कि यह भूगोल को सिर्फ नक्शों या तथ्यों तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि यह इंसान, नेचर यानी प्रकृति, संस्कृति के बीच के रिश्तों को समझने पर जोर देता था। इस स्कूल के प्रभाव से फ्रांस में भूगोल एक सम्मानित और लोकप्रिय विषय बन गया। यानी इस विद्यालय में जिस तरीके से विडाल का सोच था, उनका जो विचार था कि हमें सिर्फ भूगोल के बारे में ये नहीं देखना है कि या सिर्फ नक्शा बनाना किसी क्षेत्र का या उस क्षेत्र के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करना है या विश्लेषण करना, बल्कि हमें ये देखना है कि लोग, मनुष्य, प्रकृति और जो भी चीजें हैं, लोगों की जो संस्कृति है, उन सभी चीजों के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसके बारे में समझना है और उसका अध्ययन करना है। और यही चीज इनके द्वारा जो भी विश्वविद्यालय या स्कूल स्थापित हुए भूगोल का, उन सभी चीजों में अध्ययन किया जाता था। फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, भूगोल की पढ़ाई और अनुसंधान। नवीन काल में फ्रांस में भूगोल की पढ़ाई को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बढ़ावा मिला। नवीन काल में इसका मेन रीजन क्या था? विडाल और उनके शिष्यों ने भूगोल को एक गंभीर शैक्षिक विषय बनाया। उन्होंने नक्शों, चित्रों और क्षेत्रीय अध्ययनों के जरिए भूगोल को बहुत ही रोचक, समझने में आसान बनाया। अब देखिएगा, भूगोल के टॉपिक को समझना है तो आप अगर मैप ले लेते हो, आप अगर नक्शे ले लेते हो, आप 3D इमेज ले लेते हो, तो उससे समझना और आसान हो जाता है। और इसी तरीके से इन्होंने बनाया। इस समय फ्रांस में भूगोल की पत्रिकाएं, जैसे कि यहाँ पर ये पत्रिका का नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, अन्नाल्स डे ज्योग्राफी 1891 में शुरू हुई थी। ये पत्रिका प्रकाशित होने लगी। इन पत्रिकाओं में भूगोलवेत्ताओं के जो भी रिसर्च होते थे, शोध करते थे, उन सभी रिसर्च के बारे में लिखा जाता था, ठीक है, वो छपते थे, जिससे भूगोल का ज्ञान और फैलने लगा। इसके बाद 6 नंबर की अगर बात करें, पर्यावरण और संस्कृति का मेल। फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने यह दिखाया कि किसी क्षेत्र की खासियत सिर्फ उनकी प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि जलवायु या फिर मिट्टी से नहीं है, बल्कि वहां की संस्कृति और इतिहास से भी बनती है। उदाहरण के लिए फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र में अंगूर की खेती अगर होती है शराब बनाने के लिए, तो वहां की जलवायु के साथ साथ वहां की पुरानी परंपरा है। यानी लोग पुराने जमाने से उसी काम को करते आ रहे हैं। जैसे कुम्हार अगर मिट्टी का घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, तो वो पारंपरिक वो काम। उसी तरीके से इस क्षेत्र में, फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र में, प्रकृति तो निर्भर करती है, क्योंकि प्रकृति अगर निर्भर नहीं करती तो यहाँ पर अंगूर की खेती ही नहीं होती। अंगूर के लायक वहां पर मिट्टी होगी, वहां की जलवायु होगी। इसके अलावा लोग वहां पर शराब बनाने का परंपरा था, तो परंपरा का भी नतीजा है। इस तरह के अध्ययनों ने भूगोल को और समृद्ध किया। यानी पर्यावरण का संबंध, प्रकृति का संबंध संस्कृति के साथ भी यहाँ पर देखने को मिला। दोनों आपस में मेल खाते हैं। इसके बाद देखिए, वैश्विक प्रभाव। यानी फ्रांस में भूगोल के इस विकास का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा। इसका पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। जो फ्रांस में नवीन युग में जो भूगोल का विकास हुआ, विडाल के विचारों को अन्य देशों के भूगोलवेत्ताओं ने अपनाया और संभववाद और क्षेत्रीय भूगोल के सिद्धांत आज भी भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी भूगोल स्कूल ने भूगोल को एक वैश्विक विषय बनाने में भी मदद की। ओवरऑल बाकी आपको निष्कर्ष के तौर पर लिखना है कि नवीन काल में फ्रांस में भूगोल का विकास एक क्रांतिकारी बदलाव था। विडाल डी ला ब्लाचे ने संभववाद, क्षेत्रीय भूगोल और मानव प्रकृति संबंधों पर जोर देकर भूगोल को एक वैज्ञानिक और रोचक विषय बनाया। उनकी किताबें, शिक्षण और फ्रांसीसी भूगोल स्कूल ने, यानी इनकी जो किताबें थी और जो भी शिक्षण था, और इसके अलावा फ्रांसीसी भूगोल का जो विद्यालय था, स्कूल था, ठीक है, और विश्वविद्यालय और जो भी रिसर्च सेंटर था शोध के क्षेत्र में, इन्होंने बहुत ही मजबूत किया। उनके विचारों ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में भूगोल के अध्ययन को एक नई दिशा दी। आज भी उनके योगदान और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा देती है।